हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रेस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करेंगे घटना चक्र का सामान्य विज्ञान का फिजिक्स सब्जेक्ट से, जिसका दो वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम देखेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, ये सब जो भौतिकी के टर्म है उनका परिभाषा भी देखेंगे और उसके साथ साथ ही इससे पूछे गए जो भी सवाल जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यांत्रिकी क्या है, जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स कहा जाता है। तो यांत्रिकी जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर लगने वाले या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे ही यांत्रिकी कहा जाता है। इसे एक बार फिर से देखते हैं कि यांत्रिकी वो भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें कोई भी पिंड पर बल लगा के या फिर उसको विस्थापित करने वाला जो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है उसकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भार। भार क्या है, जिसे इंग्लिश में वेट कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर जो पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है उसे ही उस वस्तु का भार कहा जाता है। भार क्या होता है, जो पृथ्वी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाती है उसे ही उस वस्तु का भार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान यानी मास। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाप को उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, ये कोई वस्तु है या फिर कोई पदार्थ है उसमें जो परिमाण होता है उसे ही उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त किया जाता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक स्थान पर स्थिर ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले देख लेते हैं भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर है, भार क्या होता है, तो यह पृथ्वी का आकर्षण बल है। वहीं द्रव्यमान जो है वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। द्रव्यमान क्या होता है, उस वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। पृथ्वी जितना आकर्षण बल लगाती है उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। ये अगर हम पृथ्वी के कंपैरिजन में देखें तो चंद्रमा पे अलग होगा, पृथ्वी पे अलग होगा, लेकिन जो द्रव्यमान जो होगा पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों अलग अलग सेम रह जाते हैं, जबकि भार अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अंतर क्या है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि भार का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। वहीं इसका मात्रक जो है किलोग्राम होता है। भार का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भार जो है एक सदिश राशि है। भार क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान जो है अदिश राशि होती है। नेक्स्ट है वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। ये स्थान के साथ इस द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं दूरी और विस्थापन को। प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। देख लेते हैं ये भिन्न भिन्न अर्थ कौन से होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की सबसे कम दूरी प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम इसको अगर दिखाते हैं तो ये हमारा जो होता है ये दूरी है, जबकि अगर हम ये काउंट करते हैं, अगर मानते हैं ये 8 है और ये 2 है तो हम इसे कहेंगे कि कुल दूरी हुई 10। लेकिन यहीं पे अगर हम इसका देखते हैं कि विस्थापन कितना हुआ तो इसका हम इस सेक्टर को निकालेंगे तो ये हो जाएगा उसका विस्थापन, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है। चली गई दूरी में क्या होता है, केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। दूरी में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है,
इसमें दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशि जो होते हैं उसमें विस्थापन के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। गतिशील वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी जो होती है शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, फिजिक्स की भाषा में इसे कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य हो जाता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ जाता है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसे कहेंगे कि सर्कल का जो भी इसका पेरीमीटर होगा वो दूरी तो तय किया है, लेकिन फिर सर्कल वहीं पे आके अगर इस पॉइंट से चला है, अगर यहीं पे आता है तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट देखते हैं चाल और वेग को। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल क्या होता है, किसी वस्तु की जो चाल होती है उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चली गई दूरी बटा समय। चली गई दूरी बटा समय होता है चाल का फॉर्मूला। चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसके प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग का फॉर्मूला है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसके साथ कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। अतः वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग क्या होता है, सदिश राशि है, जबकि चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। त्वरण क्या होता है, देखते हैं त्वरण क्या है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर से रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण का एक और फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा समय t समय पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम क्या है, तो पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच स्थापित करते हैं। देखते हैं न्यूटन के तीनों नियम को पहले बारी बारी से। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम के अनुसार जो है कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह चाहती है कि विरामावस्था में ही बनी रहे और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक उसका विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल का द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या करता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है और अगर कोई वस्तु अगर गतिमान स्थिति में है तो वह गतिमान ही एक समान चाल से सीधी रेखा में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे उसके दिशा में परिवर्तन नहीं किया जाए। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। क्या है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या फिर वह सीधी रेखा में निरंतर गतिमान है तो यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो यही इनर्शिया यानी कि जड़त्व कहलाती है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होगा। क्या है, जड़त्व क्या है, अगर जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा और जिसमें द्रव्यमान कम होगा यानी कि जो वस्तु हल्की होगी उसका जड़त्व भी कम होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण की उपस्थिति होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल यानी कि F उस वस्तु के द्रव्यमान यानी m
तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? क्या है? किसी वस्तु पर जो बल आरोपित करते हैं हम, उस वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इस समीकरण को ही न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? थर्ड लॉ देखते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर इस तरफ से बल लगाएं तो वस्तु भी हमारी तरफ उसी गति से और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसको हम क्रिया कहते हैं तो ये क्या हुआ? ये प्रतिक्रिया हुआ। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण के बराबर और दिशा के एक दूसरे के विपरीत होता है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कहते हैं? तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवेग। संवेग क्या है? संवेग को इंग्लिश में हम मोमेंटम कहते हैं। संवेग क्या होता है? तो संवेग जो है मोमेंटम संवेग को कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग को किससे डिनोट करते हैं? तो संवेग को हम p से डिनोट करते हैं वहीं, और द्रव्यमान को m से तथा वेग को v से डिनोट करते हैं। तो संवेग p बराबर क्या होगा? तो m इंटू v हो जाता है। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग परिवर्तन क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का एक अन्य रूप है। स्पष्ट है कि बल जो है समानुपाती है समय में संवेग में परिवर्तन बटा समय के। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u हो और इसका प्रारंभिक संवेग mu हो तो t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसके अंतिम वेग हो जाता है। अतः वस्तु का अंतिम वेग m भी होता है। संवेग परिवर्तन के दर का क्या फॉर्मूला है? तो mv माइनस mu। ये आप PDF में देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं एसआई स्थिरांक k का मान 1 होता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम क्या है? जो मोमेंटम ही है ना, जो वो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है। F इज इक्वल टू m। संवेग संरक्षण का नियम हम देखते हैं अगला। यदि 2 अथवा 2 से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? 2 से अधिक पिंड यानी कि 2 जो वस्तु है कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग जो रहता है वैसे ही संरक्षित ही रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कार्य क्या है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे ही कार्य कहते हैं। क्या कार्य क्या है? तो किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं और उसमें कोई परिवर्तन होता है तो ये जो क्रिया संपन्न होती है उसे ही कार्य कहते हैं। अगर वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर हम बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन होना निश्चित है, तभी वह कार्य कहलाएगा। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो यह कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के संवेग के गुणनफल के बराबर होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य या पावर क्या है? किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को ही सामर्थ्य कहते हैं। पावर क्या है? किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को ही पावर कहा जाता है।
शक्ति का फॉर्मूला क्या है? तो कार्य बटा समय। कार्य बटा समय क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला है। शक्ति का एसआई मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, इसे ही वाट कहते हैं। शक्ति का एक और भी अन्य मात्रक होता है जो हॉर्स पावर कहा जाता है, यानी कि हॉर्स अश्व सामर्थ्य भी कहते हैं। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक एचपी इज इक्वल टू कितना होता है? तो होता है 746 वाट। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्जा क्या है? एनर्जी किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, यांत्रिकी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा क्या है? तो यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो किसी पिंड की कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता जो प्रदान करती है उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह क्या है? तो यह पिंड के कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। और ये कितने प्रकार की है? तो यह 2 प्रकार की है। पहला क्या है? तो यह पहला है गतिज ऊर्जा तथा दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा का कुल योग इसके यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। पिंड किसी भी अगर कोई पिंड है तो उसमें जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों का योग क्या है? तो इसे ही मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। देख लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के उसके गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चाल v मीटर प्रति सेकंड हो तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा क्या है? mgh, जहाँ m क्या है? तो द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, इससे जो भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या जाना जाता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे ही हम जड़ता का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक यह कोई बाह्य बल लगाकर अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की कैसे सहायता करता है? काम करने में। ऑप्शन है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो क्या करता है साधारण मशीन? कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट इसका व्याख्या है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति जो है सेंसिटिव तराजू पर खड़ा होता है तो अगर गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? वह बढ़ जाएगी। इसका व्याख्या क्या है? तो व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु जो है 1.225 ग्राम वजनी होता है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो है 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। नेक्स्ट देखते हैं,
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, प्रसारण या फिर विसरण। तो इसका सही उत्तर है वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। वॉशिंग मशीन किस पे सिद्धांत पे काम करता है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अपकेंद्रण क्या है? तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्री बल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे कहते हैं, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन या आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे ध्यान रखिएगा कि कपड़ा साफ करने की मशीन जो होती है, दूध से मक्खन निकालने की जो भी मशीन है वो किस पे करती है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिक्रम, परासरण या फिर विसरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण। प्रक्षालन मशीन का जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत होता है वह अपकेंद्रीकरण होता है। देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। इसका हमने ऊपर ही जो क्वेश्चन में हमने व्याख्या देखा है यही इसका अपकेंद्रीकरण का परिभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी राशि सदिश है नहीं है? तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो सदिश राशि क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसमें कौन सा जो है सदिश नहीं है? तो आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। बाकी सब जो है विस्थापन, बल, वेग ये सारे सदिश राशि हैं क्योंकि इनमें आयतन के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वो राशियाँ क्या कहलाती है? तो वे राशियाँ ही अदिश राशि कहलाती है। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि जो है सब सदिश राशियाँ है, जबकि आयतन जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो अभी अभी हमने ऊपर के व्याख्या में देखा कि किसे हम सदिश राशि कहते हैं और कौन सी अदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर है संवेग जो है एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य ये सारे क्या हैं? तो ये एक अदिश राशि हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो कौन से सदिश राशि हैं? तो विस्थापन, क्योंकि विस्थापन में ही परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उससे हम द्रव्यमान की प्राप्ति करते हैं। क्या होता है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान होती है। इसका व्याख्या क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसीलिए द्रव्यमान को हमको अगर प्राप्त करना है तो संवेग बाई वेग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बल का गुणनफल क्या है? तो ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, या फिर भार और त्वरण का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल क्या होता है? m इंटू ए होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन बी में क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण है। ये होता है बल का गुणनफल। देख लेते हैं इसका व्याख्या। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। हमने इसे का फॉर्मूला देख लिया है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। एफ इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एम ए। नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे का लंबाई का माप इकाई क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये 6 हो जाएगा। जहाँ घन का आयतन क्यू होता है तो उसे ही अगर घन पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 61 स्क्वायर होता है, परंतु दोनों ही आपस में समान हैं, तो इसीलिए 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो इसका संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? तो ऊर्जा को ना हम सृजन कर सकते हैं और ना ही इसको विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसका ना ही उत्सर्जन होता है ना ही विनाश होता है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन है
केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका सही उत्तर है केवल गतिज। हवा की ऊर्जा कैसी होती है? तो यह केवल गतिज ऊर्जा है। बहती हुई हवा जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा ऊर्जा के अन्य रूप जैसे विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा। वायु शक्ति यहाँ कह रहा है तो वायु में क्या होता है? तो वायु में गति होता है, इसीलिए विंड पावर में ऊर्जा का जो होगा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वायु शक्ति परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका व्याख्या देखते हैं। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व क्या होता है? इसका देखते हैं व्याख्या। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो कि गाड़ी के संपर्क में होता है वह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है जो गाड़ी के संपर्क में नहीं है, जड़त्व के कारण विरामावस्था में बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री का शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। देखते हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ जो है कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण इसका क्या हो सकता है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इस संवेग एच में परिवर्तित हो सकता है। इस क्वेश्चन कंप्लीट देखते हैं और इसे फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एक जो है पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है और इसका कारण क्या हो सकता है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। आर क्या कर रहा है? जो ए को जो है सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है। गति में ला सकता है तो यदि कोई तंत्र जो है बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। पहले इसका जो व्याख्या है, घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि पूर्णतः क्या है? ये सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? तो बर्फ सड़क से सख्त होता है, ये नहीं कारण हो सकता है। बर्फ जो है सड़क जो है बर्फ से सख्त होता है, तो ये भी इसका नहीं हो सकता है रीजन। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑप्शन। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी क्या है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी वजह से हमें सड़क की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है क्योंकि बर्फ जो है बहुत ही चिकनी होती है जिसमें घर्षण बहुत ही कम होता है। इसी वजह से हम बर्फ पे आसानी से नहीं चल सकते हैं। देखते हैं इसका व्याख्या। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है कथन और कारण, इसका बताना है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में इसका क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें निष्कर्ष निकालना है। इस विचार करके इसका सही निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो इसका कथन क्या है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उससे
चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? तो निष्कर्ष है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है, अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका क्या हो सकता है? क्वेश्चन हम एक बार फिर से देखेंगे कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए यानी कि उसे चलाते रहने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। अगर कोई वस्तु अगर मोशन में आ जाती है तो वो भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो उसी गति में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। लेकिन जड़त्व जब वस्तु जो है जड़त्व की स्थिति में रहती है तो उस पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है सी। क्या है? एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव का द्रव्यमान वस्तु के मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? तो इसका जो भी फॉर्मूला है हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये क्या है? 10 गुना होगा। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि द्रव्यमान m है, नाव का द्रव्यमान n है, तो व्यक्ति और नाव को प्लस करते हैं तो संवेग क्या हो जाएगा? 0 होता है। व्यक्ति के कूदने के उपरांत संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो 0.5 का। और नाव कितना है? प्रति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूद रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक रही है। तो पहले हम इसको माइनस करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है? तो ये 10 मीटर आ जाता है, 10 गुना आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रक और एक कार, एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें क्या सही होगा? तो ये सी होगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि यदि किन्हीं वस्तुओं को गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोध बल लगाया जाए तो समान दूरी पर ही रुकेंगी, अतः एक्स वाई और जेड आपस में बराबर होंगे। तो कौन सा होगा? एक्स वाई जेड सी नंबर बराबर होंगे। ये आपका न्यूमेरिकल्स है, इसे आप देखेंगे और इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? दो समान द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा के अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ है पहला वेग क्या होगा? तो v1, दूसरा वेग को हम v2 मान के इसे 12 mv² पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो भी अनुपात आएगा इसका सही उत्तर होगा जो कि 2:3 में आएगा। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो देख लीजिए किस तरह से रखा हुआ है और आप इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये भी क्या है? तो ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल ही है। इसका देखते हैं, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्या होगा ये? तो यह आर से कम होगा। इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। किसी वस्तु में गति घर्षण जो होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है, अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो यह होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षैतिज से इस प्रकार आगा आएगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। इसका व्याख्या क्या है? तो समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का जो है मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत सारे कथन दिए हुए हैं जिसे हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 क्या है? तो बाहरी पहिया जो है बाहरी पहियों पर उल्टेगा और क्या है? बाहर की तरफ ही फिसलेगा। क्या होता है कि अगर हम जो तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन जो है तो बाहरी पहिया क्या होगा? वह उल्टेगा।
यानी कि वो इस तरह से आएगा और बाहर की तरफ ही फिसलेगा। इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, tan थीटा है और समानुपाती किसके होगा, v²/rg, यानी कि थीटा क्या है, अभिलंब से झुकाव, r वृत्तापथ की त्रिज्या और v जो है गाड़ी का वेग हो जाएगा। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रहा है तो वह गाड़ी मोड़ के बाहर की ओर फिसलने लगता है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल जो प्रदान देती है वह एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन के बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरण का ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का हमने सूत्र पहले ही देखा था, क्या होता है ये, तो ये होगा A = v-u/t। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा, A = v-u/t हो जाएगा। इसका जो भी है पूरा जो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका व्याख्या आप इसे PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।